हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम सबको, राम राम, राधे राधे। बढ़िया हो आप लोग? दोस्तों, अपन बात कर रहे थे आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में जो आपका पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने संविधान की विशेषताएं आपको पूरी करा दी थी। आज मैं आपको कराने वाला हूं प्रस्तावना। आज अपन प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रियम्बल की बात करेंगे मित्रों। प्रियम्बल क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है, अगला पार्ट इसमें प्रस्तावना है, प्रियम्बल। प्रस्तावना प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, एक एक चीज को समझना। दोस्तों, ये आपका पेपर 1 का पार्ट है। प्रस्तावना का सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि सर प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना का आधार, तो आधार है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में रखा उद्देश्य प्रस्ताव। अब यहाँ पे देखो एक साथ कितने क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा? 13 दिसंबर 1946 में। और चौथा क्वेश्चन ये बन गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसका आधार है, तो प्रियम्बल या प्रस्तावना का आधार है। उद्देश्य प्रस्ताव किसका आधार है? प्रियम्बल या प्रस्तावना का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रस्तावना की लिखित तारीख क्या रखी गई? लिखित तारीख, प्रस्तावना की लिखित तारीख, प्रस्तावना की लिखित तारीख क्या है? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। ये भी आपसे पूछ लेता है कि प्रस्तावना की लिखित तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? दूसरी चीज, जो प्रस्तावना है, एक एक चीज को समझने का प्रयास करना। इसकी लिखित तारीख 26 नवंबर 1949 है। दूसरी चीज, जो प्रस्तावना है इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहने वाले थे के.एम. मुंशी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक कुंडली कहने वाले के.एम. मुंशी थे। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहने वाले थे वारकर। और जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, सपनों का विचार, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अल्लादी कृष्णा अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, संविधान की कुंजी किसने कहा, दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? क्लियर है? अब बात करेंगे अपन प्रस्तावना का अर्थ क्या है। अर्थ, प्रस्तावना का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब क्या है, या प्रस्तावना का तात्पर्य क्या है?
आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि साहब प्रस्तावना का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, प्रस्तावना क्या है, समझ में आया, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है या प्रस्तावना क्या है। तो याद रखना है प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है। प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है। जिस प्रकार से हमारी टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक में एक इंडेक्स होता है कि इतने पेज से इतने पेज तक ये चैप्टर, इतने पेज से इतने पेज तक ये चैप्टर, तो ये संविधान का पहला पेज है। संविधान का सार है, संपूर्ण संविधान का क्या है, सार है। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह आपको याद रखना है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, प्रस्तावना संविधान का सार है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इस भाग को लेकर कुछ विवाद है, प्रस्तावना के भाग को लेकर कुछ विवाद है मेरे मित्रों। विवाद क्या है, विवाद क्या है, प्रस्तावना को लेकर विवाद क्या है मेरे मित्रों, प्रस्तावना को लेकर विवाद है। और इन विवादों की अपन बात करें तो किसी ने तो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है और किसी ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। तो भाग को लेकर विवाद है, किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और किसी ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये विवाद भी अपन देखेंगे किसने विवादों की श्रेणी में इसको रखा है। तो पहली बात तो याद रखना, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रस्तावना का जो बेस है, जो आधार है, वो 13 दिसंबर 1946 को रखा उद्देश्य प्रस्ताव है। इसकी जो रिटर्न डेट है 26 नवंबर 1949 है। राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी ने संविधान की कुंजी वार करने, दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने। और प्रस्तावना का अर्थ या तात्पर्य, प्रस्तावना क्या है, तो आपको याद रखना है ये संविधान का पहला पेज है, संविधान का सार है, संविधान का भाग है। और भाग को लेकर विवाद है, किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो किसी में बोला गया भाग है, किसी में बोला गया नहीं है। तो इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अगली अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है मेरे बच्चों, प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस महत्व को समझाने के लिए मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से इसका जो महत्व है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। महत्व की बात करें तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं मित्रों, ये संविधान के प्राधिकार का स्रोत है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत, संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, यानी कि संविधान के अधिकार का स्रोत है। याद रखना है क्यों है, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है भारत की जनता, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, एक शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का ये पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है, भारत की जनता। कारण क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था, याद रखना है, और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। इसलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, यानी कि एक शब्द है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता के द्वारा। मैं पिक हाइड कर दूं अगर नहीं तो आपको, भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का क्या किया गया, निर्माण। भारत की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से संविधान सभा द्वारा संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है।
समझ में है ना। इसीलिए जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता, अब संप्रभुता क्या होती है मैं बताऊंगा। संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में क्या है, निहित है। और ये इस बात का उल्लेख किस में मिल रहा है आपको, प्रियम्बल में मिल रहा है। संप्रभुता किस में निहित है, जनता में। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये किस में निहित है, जनता में निहित है। तो पहला याद रखना है, संविधान का प्राधिकार का स्रोत है हमारा प्रियम्बल, यानी कि इसमें वर्ड है हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत में जनता होती है उस जनता, वो जनता सर्वोच्च होती है, शासन करने की अंतिम शक्ति हमारी जनता में निहित है। भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और हमारी जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। दूसरा, हमारी प्रस्तावना में हमको दिखता है राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। दूसरा महत्व क्या है, प्रस्तावना राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करती है। कैसे, हमारा राज्य संप्रभु राज्य है। अब ये संप्रभु क्या है ये मैं बता दूंगा। राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करती है। समाजवादी, समाजवादी, हमारा राज्य कैसा है, समाजवादी की ओर झुका हुआ है। पंथ निरपेक्ष की बात करती है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष, एक एक वर्ड को मैं आपको समझा दूंगा ये होते क्या है पंथ निरपेक्ष, लेकिन इसकी विशेषताओं में आपको याद रखना है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये शब्द हमारे राज्य के स्वरूप को बताते हैं। और ये किस में है, हमारी प्रियम्बल में है, ये हमारी प्रस्तावना में है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो ये शब्द है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि प्रस्तावना राज्य के स्वरूप को बताने, प्रस्तावना में राज्य के स्वरूप को बताने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, याद रखना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के स्वरूप को बताने के लिए प्रियम्बल में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राज्य का स्वरूप प्रस्तावना में ये शब्द बताते हैं। हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है, हमारे राज्य का स्वरूप संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। क्लियर। दूसरा बात करूं, अगला मैं संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना क्या स्पष्ट करती है, हमारे संविधान का उद्देश्य निश्चित करती है। संविधान का उद्देश्य, प्रियम्बल जो आपका है ये क्या निश्चित करता है, संविधान का उद्देश्य निश्चित करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है, समझ में आया ना। तो नागरिकों को, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, भारत के नागरिकों को ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुलभ करवाना, राजनैतिक न्याय सुलभ करवाना, उपलब्ध कराना, न्याय सुलभ कराना यानी कि उपलब्ध कराना, सुलभ करवाना यानी कि उपलब्ध कराना, याद रखना है। सुलभ, सुलभ, सुलभ है ये, सुलभ करवाना यानी कि उपलब्ध कराना। अगला है, इस हमारी प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, यह आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता को सुनिश्चित करती है। अवसर की समानता, अवसर की समानता को सुनिश्चित करती है, यह आपको ध्यान रखना है। संविधान का उद्देश्य, प्रस्तावना, अब याद रखना है प्रस्तावना का महत्व क्या है। पहला, ये संविधान के उद्देश्य को निश्चित करती है, यानी कि
हमारे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुलभ कराई जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में अगर मैं और एक बात करूं आपके सामने मेरे दोस्तों, तो एक इसकी ओर है गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। गरिमा व राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। एक गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और अगली विशेषता प्रियम्बल की मैं बात करूं तो लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि क्या है? तो अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था मैंने, 26 नवंबर 1949 ये इसकी लागू होने की डेट है। तो प्रियम्बल का महत्व आपको याद रखना है मेरे मित्रों। आपको इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो महत्व को आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना का महत्व किस प्रकार से आपका महत्व है? संविधान के प्राधिकार के स्रोत के रूप में इसका महत्व है, राज्य के स्वरूप के रूप में इसका महत्व है, संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका महत्व है। इसको लागू होने की तिथि आपके सामने मैंने लिख दी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्द, प्रियम्बल के शब्द, प्रस्तावना के शब्द। इन शब्दों से भी आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद होती है। प्रस्तावना के शब्दों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। प्रस्तावना आप देखोगे किताबों के पीछे तो लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, याद रखना है हम भारत के लोग। ये वाक्य हमने याद रखना है मित्रों। ये प्रेरित तो है यूएनओ के चार्टर से, प्रेरित है यूएनओ के चार्टर से, और ये ग्रहण किया है यूएसए से। याद रखना है यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है, यूएसए से ग्रहण किया है। समझ में है ना? याद रखना है। मतलब अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिलते हैं तो आप सही आंसर इसका यूएनओ का चार्टर, और अगर नहीं मिलता है तो यूएसए, आपको याद रखना है। तात्पर्य क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है? हम भारत के लोगों का मतलब क्या होता है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में जनता संप्रभु है। पहली बात। दूसरी बात, भारत में जनता सर्वोच्च है। भारत में जनता कैसी है? सर्वोच्च है। दूसरी बात। तीसरी बात, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति, शासन करने की अंतिम शक्ति, किसमें निहित है? जनता में निहित है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हम भारत के लोगों का मतलब क्या है कि हम भारत के सभी लोग अपने आप में ताकतवर हैं, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम चलाते हैं, सरकार हम गिराते हैं। 5 साल बाद में इनकी अक्ल ठिकाने हम लगाते हैं नेताओं की। समझ में है ना? तो भारत में जनता संप्रभु होती है, अर्थात निर्णय लेने की स्वतंत्रता है जनता के पास में। आपको याद रखना है भारत में जनता सर्वोच्च होती है, क्योंकि जनता ही जनता जनार्दन होती है, जो संसद तक लोगों को पहुंचाती है, विधानसभा विधानमंडल तक लोगों को पहुंचाती है। और शासन करने की शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
कि हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है। तो भारत का मतलब होता है कि भारत में जनता संप्रभु होती है, अर्थात निर्णय लेने की स्वतंत्रता जनता में है, खुद वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। और भारत में जनता सर्वोच्च होती है, यानी कि जो शक्ति निहित है वो जनता में निहित है, क्योंकि यार चुनाव 5 साल में करते हैं, अपन ही तो करते हैं, और शासन करने की अंतिम शक्ति भी जनता में निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना के शब्दों की अपन बात करें तो प्रस्तावना के शब्दों में भारत में जनता संप्रभु है, भारत में जनता सर्वोच्च है, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी पे टारगेट आपका नेट JRF है और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या आपके डाउट है, मेरे से फ़ोन करके आप सभी चीज़ों की क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ज्योग्राफी का और पेपर फर्स्ट दोनों का बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे, बहुत डिसेंट तरीके से, ठीक है ना। और एक ही फीस में आपको सभी टीचरों की क्लास में मिलेंगी, पढ़ सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आज इतना ही पाठ करा पाऊँगा, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, बाकी की बात कल की क्लास में